अभी तक हमने जो अपना ऑप्टिक्स जो शुरू कर चुके थे उसके अंदर में रे ऑप्टिक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ले ली है। और आज से हम जो शुरू कर रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स से कंफर्मली आप 3 से 4 क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर में देख सकते हैं। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स का जो बेस होता है ना, वही इसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, वही इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि आप लोगों को समझ में आगे, तो आगे की जो कहानियां होंगी ना वो बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाने वाली है। चलिए मैं बात करता हूं वेव ऑप्टिक्स को लेके क्वेश्चंस के साथ में कि क्या हमारी, अगर मैं मान लो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं कि मेरे पास में एक यहां पर कोई स्क्रीन है, ठीक है, यहां पर मैं इसको स्क्रीन मान लिया है और यहां से मैंने 2 लाइट यहां पर इंसिडेंट करवाई है। 2 अलग अलग सोर्सेज है मेरे पास में, एक बल्ब ये है, मान लो मेरे पास में S1 सोर्स है और एक मेरे पास में S2 सोर्स है। यहां से मैंने लाइट इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में, यानी कि यहां पर इस सीट के ऊपर में, इस स्क्रीन के ऊपर में इंसिडेंट करवाई है। तो मुझे ये बताओ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या मिलने वाला है, क्या लाइट मिलेगी या फिर वहां पे डार्क स्पॉट मिलेगा। यानी कि 2 चीजें मेरे पास में पॉसिबिलिटी बनेगी, यहां पर क्या मेरे पास में डार्क होगा या फिर मेरे पास में ये ब्राइट होगी। 2 चीजों के बारे में हम पूरा वेव ऑप्टिक्स केवल और केवल इन्हीं 2 चीजों के ऊपर में बात करेगा कि जो आप यहां पर लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो वो डार्क फ्रिंज बनाएंगी या फिर मेरे पास में ब्राइट फ्रिंज बनाएगी। अब बात आई कि ये सारी चीजें हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जब हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर में, तो रे ऑप्टिक्स में आप सबने पढ़ा था कि न्यूटन ने क्या कहा था भाई, न्यूटन ने कहा था कि रे जो होती है ना वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर में ट्रेवल करती है। जैसे मान लो आप लोगों को मैंने दे दिया एक धनुष बाण, आप लोगों को चलाने के लिए दे दिया, तो आप क्या करेंगे, जैसे धनुष बाण को छोड़ेंगे तो सीधा एक लाइन में ट्रेवल करेगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर में ट्रेवल कर रहा है। उसी तरह से मैंने कहा कि एक बुलेट को आप फायर करो तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर में जा रही है। यानी कि न्यूटन ने अपना जो रिजेम्बलेंस दिया था, उन्होंने कहा कि भाई लाइट जो होती है वो हमेशा और हमेशा किस फॉर्म में चलती है, वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चलती है। ठीक है, जैसे आप लोगों को बोला गया था ना कि क्योंकि हमारी एनर्जी को ट्रांसफर करवाना है। मैंने पहला भी जब हमारा रे ऑप्टिक्स की शुरुआत करी थी वहां भी मैंने कहा था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड द सेंसेशन ऑफ विजन, वहां पर हमने शुरू किया था। अब मान लो मैं दूसरा केस लूं कि जैसे आप लोग गिटार है, गिटार के अंदर में आप जब बजाते हैं तो उसको उसके जैसे स्ट्रिंग को आप थोड़ा सी भी उसको फोर्स लगाया तो क्या करेगी, वो वाइब्रेशन करना शुरू कर देती है। यानी कि उस केस में आप लोगों ने कहा कि वहां पर उसके अंदर में कैसा मोशन हो रहा है, वहां पर एक वेव मोशन हो रहा है। तो वेव मोशन हो रहा है, तो यहां पर हाइगन थे, उन्होंने ये कहा कि भाई जो वेव है हमारे पास में वो किस तरह का मोशन करती है, वेव मोशन करती है। और न्यूटन ने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि भाई यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। तो अब दोनों की कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो इन्होंने कहा कि भाई चलो आप लोग ये मेरे को बोल रहे हो कि ये वेव मोशन करती है, तो आप थोड़ा सा ये बता दो मेरे को कि मान लो एक रूम है, यहां पर एक रूम है और इसके अंदर में यहां एक खिड़की है और इस पॉइंट पर आप लोग बैठे हुए हैं, भाई यहां पर आप लोग बैठे हुए हैं और लाइट जो यहां से एंटर कर गई है, यहां से एंटर कर गई है। अब यहां से एंटर करने के बाद में जैसे लाइट यहां पर जाएगी तो आप लोग को अपने जो पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वहां पर सारी चीजें विजिबल होना शुरू हो गई है। तो ये किस प्रॉपर्टी से, आपने तो कहा कि भाई न्यूटन ने तो कहा कि भाई स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो स्ट्रेट लाइन में चलनी होती तो लाइट यहां पर चली जाती है, ठीक है ना, यहां पर चली जाती है। इन सब चीजों को आगे और थोड़ा डिस्क्लोज करेंगे चीजें जैसे जैसे चलेंगी, ठीक है। अब दूसरा केस मैं यहां पर एक दूसरा केस और लेके चलता हूं कि मान लो मेरे पास में ये रूम है और रूम यहां पर मैंने पानी छोड़ दिया, भाई इस पॉइंट पर मैंने पानी छोड़ दिया। तो आप देखते हैं कि पानी क्या हो रहा है, पूरे रूम के अंदर में ऐसे फैलता हुआ चला जाता है, पूरे रूम के अंदर में फैलता हुआ चला जाता है। तो आखिर इन मोशंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि वेव जो मूव कर रही है, वेव जो ट्रेवल कर रही है, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। क्या हम स्ट्रेट लाइन से डिफाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन में से, तो अगर उन्होंने कहा कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो वो तो सीधा यहां पर जाना चाहिए, मुझे यहां पर कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहां पर पानी की बात करूं, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो वो पूरे इसके अंदर में फैल जाता है, तो वहां पर वो किस तरह का मोशन होगा, ठीक है। इस लाइट के साथ में इस पानी वाले ऑप्शन को मैं वहां पर जोड़कर देखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास में इस चीज को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि वेव मोशन होता क्या है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन तो आप लोगों ने समझ लिया, इसको बाद में बताऊंगा जब मैं बता देंगे कि भाई कैसे हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहां पर ये इन्होंने डिफाइन किया कि ये रिफ्लेक्शन होते 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 हमें यहां पर चीजें दिखाई देनी शुरू करती है। और जब इसके बारे में बात करेंगे तो ये वेव मोशन का जब बेस पढ़ लेंगे तो वहां से आप लोगों को इसकी क्लैरिटी आएगी कि क्या हमारे पास में वेव फ्रंट होते हैं, ठीक है, कैसे वेव मूव करती है, क्या उसकी वेलोसिटी होती है, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब मैं यहां पर थोड़ा सा आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। मान लो एक तालाब है और तालाब के अंदर में आप लोगों ने एक पत्थर फेंक दिया, भाई ये पूरा पानी का भरा हुआ है और यहां पर आप लोगों ने पत्थर उसके अंदर में फेंक दिया, जैसे आप लोग करते भी हैं, तालाब किनारे चले गए, समुद्र किनारे चले गए तो पत्थर उसके अंदर में फेंकते हैं। तो आप देखते हैं कि ऊपर से देख रहे हैं, पहले 3 हमारे पास में एक्सिस बनेंगे, इसके अंदर में कौन कौन से एक्सिस बनेंगे, मेरे पास में एक बनने वाला है एक्स एक्सिस,
ये मेरे पास में वाई एक्सिस और यहां पर मेरे पास में जो इसका साइड व्यू होगा दैट इज जेड एक्सिस यहां पर आप लोग का बनने वाला है। 3 एक्सिस के ऊपर में मैं इसको डिफाइन करूंगा। आप मान लो पहले केस के अंदर में ऊपर खड़े हुए आपने पत्थर डाल दिया तो आपको कैसा दिखाई देगा, यहां पर आप लोग को दिखाई देगा कि जो पानी है इसके आसपास में इस तरह से ऐसे सर्कुलर रिंग्स टाइप में बना रहा होगा। ठीक है, ये सर्कुलर रिंग्स टाइप में बना रहा होगा, यानी कि ऊपर से जो व्यू दिख रहा है उसके अंदर में आप लोगों ने ये सर्कुलर व्यू बना दिया। अब ये हुआ क्या, इसका बेसिक समझने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद में वेव की जो थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लो आप लोगों ने पत्थर डाला, तो पत्थर डालने से क्या हुआ, जो पानी था ना वहां पर उसने क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो ये नीचे की तरफ में फोर्स लगा रहा है। तो यहां पर क्या होगा, जो इसके साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे ये नीचे जा रहा है तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ में चला गया। जो मेरे हाथ की तरफ में डिफाइन कर रहा हूं, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा। अब क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी हम जब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के टॉपिक पढ़ते हैं वहां पर हम पढ़ाते हैं इसको, तो उसके अंदर में एक इलास्टिसिटी होती है जो कि इसको दूर जाने नहीं देती है। तो क्या करेगी, ये वापसी अपने आप को यहां पर बुला लेगा इसको। तो यहां पर आप लोगों को लगेगा कि ये वेव क्या आ रही है, वापसी आ रही है, लेकिन उसके पास में एक इनर्शिया होता है, जो इनर्शिया के कारण में इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, तो वो यहीं पर नहीं रुकती है, वो क्या करती है और नीचे चली जाती है। फिर क्या करेगा, दोबारा से मॉलिक्यूल को ये यहां नहीं रुकेगी, वापसी यहां पर आ जाएगी और ऊपर उठते हुए ऐसे आप लोगों को दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो होती है, जो वेव को मूव करवाने के लिए हमारे पास में एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप जानते हैं इलास्टिसिटी के नाम से। जैसे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की अगर बात करूं तो पानी आपको दिखेगा ये यहां पर हो गया। अब दूसरा यहां पर कोई मॉलिक्यूल होंगे, वो क्या करेंगे, अगर ये नीचे जा रहा है तो ये उसके ऊपर में फोर्स लगा रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिर ये नीचे आएगा तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको अपनी एनर्जी दे देगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप देखेंगे कंटिन्यूअसली इस तरह से हमारे मॉलिक्यूल जो है अप एंड डाउन अपनी मेन पोजीशन पर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कहा कि भाई अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मेरे पास में वेव का कुछ इस तरह का नेचर दिख रहा है। लेकिन अगर उसको मैं साइड व्यू से देखूं, मान लो पानी ऐसे चल रहा है, इस साइड में चल रहा है, तो आप उसको साइड व्यू से खड़े होकर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिखेगा कि पानी एक बार ऊपर बढ़ा, फिर नीचे गिरा, पानी ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इस तरह से आप लोगों को पानी आगे की तरफ में चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये मेरा पहला केस हो गया। पहला वेव आप लोगों ने वाई एक्सिस में देखा, ठीक है भाई। दूसरा आप लोगों ने जेड एक्सिस, यानी कि ऐसे पानी चल रहा है और आप उसके ऐसे साइड व्यू में खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं, आपको लहरें ऊपर उठते हुए नीचे गिरते हुए, ऊपर उठते हुए नीचे गिरते हुए ऐसे दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तीसरा केस मैं ये करता हूं कि मैं उसके सामने खड़ा हो गया, मान लो पानी ऐसे आ रहा है और पानी के सामने मैं ऐसा खड़ा हो गया उसके सामने, तो मुझे क्या दिखाई देगा कि पानी भाई एक बार ऊपर आया, फिर मेरे पास में नीचे चला गया, फिर मेरे पास ऊपर आया और फिर मेरे पास में नीचे चला गया। यानी कि आपको दिख रहा है कि वेव का आगे का हिस्सा आपकी तरफ में आ रहा है। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को जो बोल रहा हूं, कि आपको दिख रहा है कि वेव का आगे का हिस्सा मेरी साइड में आ रहा है, और यही वेव का जो आगे का हिस्सा होता है जिसको आप किस नाम से जानते हैं, वेव फ्रंट के नाम से। ठीक है, हमारी पूरे इस बेसिक की जो भी हमारे वेव ऑप्टिक्स की इतनी कहानी आप लोगों को सिखाई है, सुनाई है ना मैंने, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे उस वेव फ्रंट तक पहुंचने का था। ठीक है, अभी वेव फ्रंट करता है क्या भाई, जैसे मैं कहूं कि एक बैलून है, मैं यहां पर बैलून फुला रहा हूं, तो आप देख रहे होंगे कि 3 व्यू होंगे, ऊपर भी व्यू होगा, इधर से भी कोई देखना चाह रहा होगा, और आप जो मेरे को स्क्रीन के अंदर में देख रहे हैं, तो मैं बैलून फुलाऊंगा तो बैलून का कौन सा हिस्सा आपकी तरफ में आने वाला है, तो उस बैलून का आगे का हिस्सा आपकी तरफ में आएगा। यानी कि आप कहेंगे कि उसका एक वेव जो आप लोगों को दिखने वाली चीज है वो केवल उसका फ्रंट दिखेगा, इसीलिए हम उसको बोलते हैं वेव फ्रंट के नाम से यहां पर जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहां से इस पर्टिकुलर व्यू को देख रहे होंगे तो इस वेव का आगे का हिस्सा आप लोगों को दिखने वाला है, जो कि आप लोग कहेंगे कि ये मेरे पास में एक वेव फ्रंट चलकर आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं कि वेव जो होगी वो कैसे कैसे हमारे पास में ट्रेवल करती है और कैसे हम इसके व्यूज को देखते हैं। तो इसके अंदर में 2 कंडीशंस आ जाती हैं। लेट सपोज यहां पर जो वेव थी इसके अंदर में मैं अपनी पोजीशन को फिक्स कर देता हूं। पहले मैं अपनी पोजीशन को फिक्स कर देता हूं यहां पर एक्स पॉइंट के ऊपर में, तो मुझे दिखेगा कि ये वेव यहां से जो जनरेट हुई है, आप लोगों ने पानी जो यहां पर फैलाया था, जो पानी के अंदर में आप लोगों ने पत्थर डाला था, तो वो क्या करेगी, वेव बन रही थी। तो मैं ये टाइम है मेरे पास में और ये पोजीशन मैंने फिक्स कर दिया कि इस पॉइंट पर मेरे पास में कैसे आ रही है। तो ये जैसे मैंने कहा कि भाई ये पहले ऊपर उठेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर नीचे गिरा और फिर दोबारा मेन ग्राउंड लेवल पे आया, फिर ये ऊपर जाएगा। ऐसे हमारे पास में ये वेव जो होगा वो हमें ऐसे दिखाई देता रहेगा। ठीक है, ये भाई सारे इक्वल हैं, ये थोड़ा सा इसमें आप ऐसे बना लेना। ओके, ये सारे हमें क्या दिखाई देंगे, यानी कि सबका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, इक्वल लेंथ पे ये अप जाएंगे और इक्वल लेवल पर ये नीचे चलते जाएंगे। ये पहला केस है कि जिसके अंदर में मैंने क्या कर दिया, अपनी पोजीशन को फिक्स कर दिया।
दो केसेस बनते हैं, एक टाइम के साथ में और एक हमारे पास में वेव का जो होता है वो उसकी पोजीशन के साथ में होता है। पहले केस के अंदर मैं उसकी पोजीशन में फिक्स कर रहा हूं और उसको कंटिन्यूअसली मैं ऑब्जर्व करता हुआ जा रहा हूं, तो मुझे इस पॉइंट पर कभी क्या दिखेगा कि यहां पर ये अभी इस पॉइंट पर ये आ रही है, ये वैल्यू थोड़ी देर के बाद में ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वेव जो होगी मेरे को ऐसा दिखाई देगा कि ये कंटिन्यूअसली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज होती जा रही है। अगर मान लीजिए स्क्रीन मैंने लगा दी तो कभी यहां पर ब्राइट स्पॉट दिखेगा, कभी मेरे को यहां पर जो डार्क स्पॉट दिखाई देगा। अगर ये लाइट यहां पर चल रही है या फिर पानी आ रहा है तो आप लोगों को ऐसा दिखेगा कि पहले मेरे पास में वेव छोटी आई फिर बड़ी आई, यानी कि आपको सिर्फ यहां पर जो दिखने वाली चीजें हैं वो ये दिखेंगे कि अगर आपके पास में जीरो लेवल मान लो तो कभी ये जो वाटर लेवल है यहां पर नीचे जाएगा, कभी वाटर लेवल इसका ऊपर की तरफ में जाएगा। ओके, ये चीजें जब मैं लाइट के साथ में रिलेट करूंगा तो वहां पर और क्लैरिटी के साथ में आप लोगों को समझ में आ जाएगी। आप इसी पोजीशन पर फिक्स खड़े हुए, तो आप लोगों ने कहा कि भाई इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन के साथ में जो वेरिएशन हो रहा है, यानी कि टाइम इसका चेंज हो रहा है, अलग अलग टाइम पर हो रहा है ना, कि पहले मान लो 0 सेकंड पर आपको ये आई, 1 सेकंड पर यहां पर आ गई, 2 सेकंड पर यहां आ गई, 3 सेकंड पर यहां आ गई, ठीक है, फिर वापसी जाती जा रही है, यानी कि टाइम वेरी कर रहा है लेकिन आपकी पोजीशन वहां पर फिक्स बनी हुई है। दूसरा केस मैं ये करता हूं कि मुझे इसकी पोजीशन जो है वो वेरी करते हुए देखनी है और इसके टाइम को कांस्टेंट रखना है। तो ये कब पॉसिबल है? मान लो आप लोग के पास में एक वेव बनी, ये एक वेव बन गई है, अगर आप इसका स्नैपशॉट ले लो, एक फोटो खींच लो यहीं की यहीं, वही वैसे चल रही थी और आप लोगों ने उसकी फोटो क्लिक कर ली वहीं पर, तो उसके अंदर में हमने क्या कर दिया, उसके टाइम को हमने फिक्स कर दिया, उसके टाइम को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। तो हम देखेंगे कि अगर ये मैं पोजीशन की बात करूं तो भाई इस पोजीशन पर मान लो x1 पोजीशन है, ये x2 पोजीशन है, ये x3 पोजीशन है, यानी कि ये मेरे पास में सोर्स था, सोर्स 1 मीटर 2 मीटर 3 4 5 6 ऐसे मीटर पर मैं चलते हुए चलते ऐसे अप टू इंफिनिटी तक जाऊंगा और मैं देखूंगा कि वेव की यहां पर एम्पलीट्यूड कितना है, यहां पर एम्पलीट्यूड कितना है, यानी कि हर पॉइंट पर मैं उसके एम्पलीट्यूड को यहां पर देख सकता हूं। ओके, तो वो हमारे पास में कौन सा केस हो गया जिसके अंदर में आपने टाइम को फिक्स कर दिया है। टाइम को हम कभी फिक्स तो कर नहीं सकते, हम ऐसा करते हैं कि उसको टाइम को फिक्स करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हम उसकी फोटो क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप उसकी फोटो क्लिक करते हैं तो आपको ऐसी वेव दिखाई देगी जिसके अंदर में जो उसकी पोजीशन है वो वेरी कर रही है, ठीक है ना, पोजीशन के साथ में उसका एम्पलीट्यूड है वो वेरी करता हुआ जा रहा है। तो ये मेरे पास में हो गया टाइम कांस्टेंट का फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप की वेव बना रहे होते हैं, ठीक है। अब जो पॉइंट यहां पर मैं बोलना जा रहा हूं, तो ये जो वेव बनती है ना, जो कि एक पर्टिकुलर, अगर मैं इसका एक एनवलप बना दूं कि ये इसका पीक है और ये इसका बेस है, तो ये केवल और केवल इन्हीं पॉइंट्स के बीच में अपने आप को ऐसे दिखाई होते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि वाइब्रेट करते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि कोई भी वेव अपनी मीन पोजीशन से इक्वल डिस्टेंस टू एंड फ्रो मोशन करती है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से जानते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो हमारे पास में इक्वेशन आती है, जो कि आप पूरे वेव ऑप्टिक्स की नींव है, वो क्या होगी, तो वो हमारे पास में यहां पर मैं लिख देता हूं उसको, कि अगर मान लो ये मेरे पास में वाई एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, एम्पलीट्यूड का मतलब है कि ये इस बेस पॉइंट से ये ऊपर कितनी गई और नीचे कितनी गई, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात होती है यहां पर, या अलग अलग पॉइंट पर या अलग अलग टाइम पर हम जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पूरा वेव ऑप्टिक्स रहेगा वो इसी के ऊपर में डिपेंड करेगा कि अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर जा रहा है और कितना ये नीचे जा रहा है। तो इसकी जो वेव हार्मोनिक इक्वेशन बनती है दैट इज इक्वल टू ए यानी कि इसका मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो इस पूरे वेव का इनटू में साइन हो गया, और ये मेरे पास में के एक्स क्या है भाई, के एक हमारे पास में कांस्टेंट आएगा जिसके ऊपर में पूरी हमारी कहानी रुकी होगी, और x होगा कि कितना आप लोग अपनी पोजीशन को, किस पोजीशन पर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, माइनस ओमेगा टी। अब ये क्या ओमेगा होता है, इन्हीं के बारे में अभी देख रहे हैं। तो ये मेरे पास में समझ में आया कि आप लोगों को ये इक्वेशन ही पूरा अपना बेस लेकर चलना पड़ेगा, किसका, हमारी वेव ऑप्टिक्स का लेके, ठीक है। ये पूरी कहानी जितनी भी मैंने पढ़ाई है ना, आप इसको नोट करें ना करें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको यहां पर जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये मेरे पूरे वेव ऑप्टिक्स के अंदर में चलने वाली है। ये पूरे रोल रहेंगे किसके, जो मेरे पास में के का और ओमेगा का, इनका हमारे पास में पूरे वेव ऑप्टिक्स के अंदर में की रोल रहने वाला है भाई। ओके, चलिए अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और इसके अंदर में देखते हैं कि हमारे पास में क्या वेव फ्रंट होता है। तो आपने वेव फ्रंट के बारे में समझ लिया कि वेव का जो आगे का हिस्सा होता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, उसी को हम वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं। चलो भाई इसके हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप वेव फ्रंट को बनाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक रस्सी है मेरे पास में, ठीक है, एक रस्सी है मेरे पास में और उसके अंदर में ऐसे अलग अलग तार निकले हुए हैं, अलग अलग मैंने रस्सियां ली और सबके नीचे मैंने क्या कर लिया, उनकी एक नोट बांध ली, गांठ बांध ली है, और मैंने उसको यहां पकड़ा और सबको हिला दिया भाई, समझ रहे हो। मैंने एक रस्सियों का पूरा गुच्छा लिया और गुच्छे को अलग अलग डायरेक्शन में बांध दिया, मैंने हर कोने में मैंने उसको बांध दिया, और मैंने बीच में यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके अंदर में वाइब्रेशन दिया। तो वाइब्रेशन देंगे तो क्या होगा कि वो जो हर वेव के अंदर में, हर जो रस्सी होगी उसके अंदर में एक वाइब्रेशन जाता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा।
यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग को ऐसा दिखेगा कि वहां पर इसी तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, कभी वेव ऊपर जाएगी, कभी नीचे, वेव ऊपर नीचे, जैसे रस्सी के अंदर में देते हैं ना, एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, ऐसे हिलाते हैं, तो आपको ऐसे जाते हुए दिखाई देती है, वेव के फॉर्म में जाते हुए दिखाई देती है। ओके, तो अब जो वेव फ्रंट होगा वो बनाया कैसे जाएगा, ठीक है ना, जो हमारे पास में वेव फ्रंट होगा उसको कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए मैं कुछ आप लोगों के साथ में वेव की टोपोलॉजीज पर काम करना चाहूंगा कि हमें वेव के अंदर में क्या क्या जरूरत होती है सीखने की, क्या क्या हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। इन्हीं क्वेश्चंस के हम आंसर को वहां से मतलब डिस्क्लोज करने की कोशिश करेंगे। देखो पॉइंट ध्यान रखना, ये जो चीज अभी बता रहा हूं पूरी वेव ऑप्टिक्स की, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को और चीजें क्लैरिटी के साथ में है। ये मेरे पास में एक वेव बना लिया भाई मैंने, 1 2 3, सभी के इक्वल एम्पलीट्यूड है भाई, ठीक है ना, सभी के इक्वल एम्पलीट्यूड यहां पर बने हुए हैं, जिसका एम्पलीट्यूड मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में ए है। देखो जो एम्पलीट्यूड का मतलब यहां पर मैं बोल रहा हूं ना, एम्पलीट्यूड का मतलब है कि यहां पर जो बेस है ना, बेस लाइन से यहां पर इसकी जो मैक्सिमम दूरी होती है, इसको आप नाम देंगे, क्या नाम होगा ये मेरे पास में होने वाला है एम्पलीट्यूड के नाम से आप इसको जानेंगे, ठीक है। ये भाई ध्यान रखना आप, जब भी मैं एम्पलीट्यूड की बात करूंगा तो उसके मैक्सिमम वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, तो एम्पलीट्यूड ये हो गया मेरे पास में, हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी, नो डाउट, यहां पर अलग होगा, यहां पर अलग होगा, यहां पर अलग होगा, लेकिन जब मैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करता हूं तो ये जो मैक्सिमम इसकी हाइट बनी हुई है ना, जब भी एयर में रिप्रेजेंट करूंगा तो ए का मतलब मेरे पास में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी में अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो दूसरा मेरे पास में जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर में कंसेप्ट निकल के आता है, दैट इज वेव लेंथ। वेव लेंथ, देखो कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा दिख रहा है इसके अंदर में कि जो मेरी वेव है, जो मेरे पास में ये अप एंड डाउन मोशन हो रहा था इसके अंदर में, जो हम वाटर से अभी निकाल कर लेके आए हैं, तो उसके अंदर में आपको दिख रहा है कि ये जो पैटर्न है, एक ऊपर गया और एक नीचे आया, तो ऊपर जो जा रहा होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं भाई? क्रस्ट बोलते हैं। जैसे सी हमारा पहले आया, फिर ये नीचे जो होता है ना, इसको आप बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं भाई। तो ये नीचे ट्रफ है, सी ऊपर आ रहा है, पहले आता है तो सी यानी कि ऊपर वाला, और ट्रफ टी बाद में आता है हमारी अल्फाबेट सीरीज के अंदर में, तो ट्रफ नीचे होता है। ये चीज आप लोग इसको थोड़ा सा रिमेंबर करने के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे आप लोगों ने कॉलेज टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, मैं सिर्फ आपका मतलब एक अनकवर कर रहा हूं चीजें जो आपके दिमाग में अभी कवर हो चुकी हैं, ढक चुकी हैं काफी टाइम से। आप लोग कोई जॉब में होगा, कोई प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई एसएससी की प्रिपरेशन में लग गया होगा, बहुत सारी प्रिपरेशन के अंदर में जब करते हैं तो चीजें छूट जाती है, जो बेसिक बेसिक चीजें होंगी। ये मैं क्यों इतने इसके ऊपर में फोकस कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर जब आगे मैं बात करूंगा ना, हमारे पास में जो इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वो सारे यहीं से गुजर के जाने वाले। इन्हीं वेवलेंथ को, इन टोपोलॉजीज को ही समझना बहुत जरूरी होता है वहां पर। ये टोपोलॉजी आप लोगों को समझ में आ गई तो आप बहुत इजी हो जाने वाली। देखो वेवलेंथ का मतलब होता है कि एक वेव के अंदर में एक कंप्लीट ट्रफ आ रहा हो और एक कंप्लीट क्रस्ट आ रहा हो, तो वो मेरे पास में क्या हो जाने वाली है? एक वेवलेंथ कहलाती है। जैसे ये मेरे पास में वेव यहां से लेके एक क्रस्ट हो गया, यहां से लेके मेरे पास में ट्रफ हो गया, तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए क्रस्ट एंड ट्रफ। तो ये जो लेंथ होती है ना यहां पर, ये तो मेरे पास में वेव टाइप में बनाई है, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है, इसी को आप किस नाम से जानते हैं? वेवलेंथ के नाम से जानते हैं, और इसी को आप लिखते हैं लैम्डा के नाम से। किस नाम से लिखेंगे भाई? ये लैम्बडा के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये उसका सिंबल होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, तीसरा जो पॉइंट आएगा दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड के अंदर में, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कि एक सेकंड के अंदर में ये जो वेव है वो कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट कर रही होती है। अब जब आप साइकिल चलाते हैं भाई, मेरे को ये बताओ, तो साइकिल चलाने के लिए एक पेडल ऊपर है एक नीचे है, तो आप पूरा साइकिल कब मानते हैं? ये पेडल जब यहां से नीचे गया और जाकर ये नीचे इस पोजीशन पर चला गया पहले, और फिर जाकर ये वापसी इस पोजीशन पर आता है, तो आप कहते हैं कि आपने एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया। यानी कि जब आप लोग देख रहे हैं कि एक जो हमारे पास में एक ये पोजीशन थी, ऊपर से नीचे गई और नीचे से हमारे पास में ऊपर आ गई, तो आप उसको एक साइकिल के रूप में मान के चलते हैं। तो ये बता रहा है कि भाई कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स ये एक सेकंड के अंदर में कंप्लीट करता है, तो उसी को हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। देखो इसको मैं 2-3 एग्जांपल्स के साथ में समझाऊंगा ताकि और क्लैरिटी आ जाए फ्रीक्वेंसी को लेकर आप लोगों के पास में। मान लो मेरे पास में एक वेव है, ये मैंने वेव बनाई है, और ये 1 2 3 और ये मेरे पास में 4, ये मेरे पास में 1 सेकंड का टाइम है। दूसरी वेव मैंने बनाई जिसके अंदर में ये 1 सेकंड का टाइम है, और तीसरी वेव मैंने बनाई जिसके अंदर में ये हो गया भाई, ये मेरे पास में यहां तक 1 सेकंड का टाइम है। तो अब मैं पहले वाले केस की बात करूं तो केवल 1 सेकंड को हम यहां पर कंसीडर करके चलते हैं, तो मेरे पास में कितनी नंबर ऑफ यहां पर साइकिल्स कंप्लीट हुई है भाई? तो आप देखेंगे कभी एक क्रस्ट एक ट्रफ, ठीक है भाई, एक साइकिल, एक क्रस्ट एक ट्रफ, 2 साइकिल, एक क्रस्ट एक ट्रफ, 3 साइकिल। यानी कि आप देख रहे हैं कि 3 आपको क्या मिल रहे हैं? क्रस्ट मिल रहे हैं, और 3 ही आप लोगों को क्या मिल रहे हैं?
ट्रफ मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी आने वाली है नंबर ऑफ साइकिल 1 2 3 यानी कि 3 हर्ट्स। हर्ट्स इसकी यूनिट होती है भाई फ्रीक्वेंसी की, तो 3 हर्ट्स आप इसको इजीली लिख सकते हैं। दूसरे केस की बात करूं तो दूसरे केस में मुझे कितनी साइकिल मिल रही है, यहां पर केवल आपको 1 और 2 यानी कि एक क्रस्ट और एक आपको ट्रफ मिल रहा है, तो यहां पर कहेंगे कि इसकी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी मेरे पास में 1 हर्ट्स हो गई है। तीसरे केस की मैं बात करूं तो यहां पर बताओ मेरे को, आप लोग अगर यहां पर जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी क्रस्ट क्रस्ट आप गिनते चले जाओगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई थी। चलो इसको शुरुआत करो, यहां पर मैंने क्रस्ट 1 2 3 4 5 6, आपके अकॉर्डिंग तो 6 जाना चाहिए था, लेकिन अब इसको हम ट्रफ भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ट्रफ तो 5 आए लेकिन क्रस्ट इसके 6 आ गए, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो ऐसे केसेस के अंदर में जो कंप्लीट साइकिल है, यानी कि कंप्लीट साइकिल तो यहां तक है 1 2 3 4 5, 5 होगी, तो ये हमारे पास में ये कौन सा आ गया, खाली इसका क्रस्ट आया, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे कि ये मेरे पास में 5.5 हर्ट्स यहां पर भाई मेरे को गिवन है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसीज को लेकर है कि भाई वेव जो है वो 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स हमारे पास में कंप्लीट कर रही है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, उसी को हम देते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के नाम से। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आया। चलिए अब मैं बात करता हूं चौथा हमारे पास में जो आता है वो आता है हमारे पास में इंटेंसिटी को लेके। इंटेंसिटी देखिए, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी जो भी हमारे पास में यूज होगा, पूरा सबसे ज्यादा इसका यूज होने वाला हमारे पास में, तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जो लाइट है वो हमें कितनी ब्राइट दिख रही है, कितना डार्क दिख रहा है, कितनी हमारे पास में एनर्जी उसके पास में रिसीव हो रही है पर यूनिट जो वॉल्यूम है हमारे पास में, वहां पर कितनी एनर्जी पर सेकंड उसको रिसीव हो रही है, वो हम इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो तो जो पूरा फॉर्मूला होता है काफी लंबा चौड़ा होता है, लेकिन हम जो बेसिकली जिस पे डिपेंड करती है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है, ये एम्पलीट्यूड के ऊपर में मैक्सिममली जो डिपेंड करती है। तो आप लिख सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड का हमेशा क्या रहने वाला है, स्क्वायर रहने वाला है। इसको भाई नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, कि इंटेंसिटी जो होती है वो हमारे पास में a स्क्वायर के बराबर में होती है। ओके, अब पांचों जो मेरे पास में आता है वो होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होती है ना, इसका मतलब क्या होगा कि जो वेव है, ये आप लोगों ने कहा कि वेलोसिटी जो मेरे पास में यहां पर आएगी, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन होता है किसका, लैम्डा का और मेरे पास में फ्रीक्वेंसी का। अब देखो इसकी बात करते हैं कैसे, आप लोगों ने ये बोल दिया। आप लोगों को ये भी जानकारी होगी कि जो स्पीड होती है, स्पीड जो नॉर्मल आप अपनी मैकेनिक्स के अंदर में निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, यही होता है ना। तो डिस्टेंस मेरे को बताओ, लेट अस सपोज कि मुझे यहां पर लैम्डा ट्रेवल करवाना है, इसको लैम्डा ट्रेवल करवाना है, तो ये लैम्डा डिस्टेंस हो गई है भैया। मीटर में जो डिस्टेंस निकल के आएगी ये तो हमारे पास में लैम्डा होगी, उसकी डिस्टेंस। और कितने टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस केस के अंदर में जाओ कि मैं यहां पर कहूं कि 1 सेकंड में ये इतने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्स होता है 1/t का। यानी कि अगर मैं टाइम बढ़ा दूं तो मेरे पास में फ्रीक्वेंसी क्या हो जानी है, कम हो जाएगी, और मैं टाइम को क्या करूं, डिक्रीज कर दूं, तो मेरे पास में फ्रीक्वेंसी क्या हो जानी है, ये इंक्रीज होना चाहिए, हो जा रही है। तो यहां पर जो मेरे पास में रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम के अंदर में, वो मेरे पास में होता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है 1/t होती है इसके अंदर में। ओके, तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि यहां पर इसके अंदर में लैम्डा इंटू 1/t आप लोग के पास में आ गया। तो लैम्डा आपके पास में इसकी वेवलेंथ है और 1/t को आप क्या बोल सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो यहीं से मैंने रिलेशन निकाल दिया कि लैम्डा इंटू में एफ, ये आप लोगों ने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया भाई लैम्डा इंटू एफ। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना वेलोसिटी का, कि वेव जो वेलोसिटी जिसकी जो मूव कर रही है, तो ये लैम्डा इंटू एफ अगर उसका निकाल लेते हैं तो हमारे पास में उसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, स्पीड ऑफ द वेव आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी को लेकर। देखिए एंगुलर वेलोसिटी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी जिसको आपने ओमेगा के नाम से जानते हैं और इसको आप वी के नाम से भी जानते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे पास में वैक्यूम में होती है वो हमारे पास में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्मली हम इसको जो आगे पढ़ेंगे उसके अंदर में हम वी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ओमेगा जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर में क्या कह रहा है ये, उसके अंदर में ये कह रहा है कि भाई हमारी जो वेव है वो कितना फेज कवर कर रही है इन 1 सेकंड। ठीक है, अब देखो इसकी कैसे कहानी शुरू करेंगे इसके अंदर में। तो आप इसी केस को मैं लेता हूं, इसके लिए थोड़ा सा एक ना आपको डायग्राम ये ध्यान रखना पड़ेगा, फेजर डायग्राम आता है। ये नॉर्मल हमारे किसके बेसिस के होते हैं, ये एम्पलीट्यूड लेते हैं और यहां पर हम टाइम लेते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर में हमारी एम्पलीट्यूड की वेरिएशन होते हैं टाइम के अंदर में, तो यहां पर हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में एक फेजर डायग्राम आता है। फेजर डायग्राम क्या कहता है, देखो उसी चीज की मैं बात करूंगा कि वेव यहां से यहां तक गई। ठीक है, तो ये पूरा जो होगा एक क्रस्ट जब बनेगा तो उसके अंदर में बनता है 180 डिग्री का एंगल। और जब वो क्या कर रही है, जब यहां से नीचे से लेके और इस पॉइंट तक जा रही है, यानी कि एक ट्रफ और कवर कर रही है, तो उसके अंदर में कितना एंगल बनने वाला है, वो मेरे पास में बनेगा अगेन 180 डिग्री। यानी कि एक पूरा सर्कल जब बनेगा तो फेजर जो डायग्राम बनेगा वो पूरा एक सर्कल टाइप में बन जाता है।
यानी कि सर्कल बन गया। तो आप कहेंगे कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर में एक वेव ने यहां से यहां तक जाने के लिए कितना अपना फेज चेंज किया। तो पहले भाई उसका फेज कितना था, 0 था, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका 0 था। फिर वो क्या कर रही है, ऐसे घूमना शुरू किया और जब ये यहां पर वापसी आई तो उसका फेज हो गया 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री हो गया। तो ये पूरा वेव यहां से घूमकर यहां तक जब गई है तो आप कह सकते हैं कि उसके अंदर में 2 पाई का वेरिएशन आया भाई, उसके अंदर में 2 पाई का वेरिएशन आया ना। तो अब जो एंगुलर वेलोसिटी होगी या एंगुलर स्पीड होगी वो हमें क्या देगी, तो एंगुलर स्पीड ये कहती है कि भाई एक जो वेव है उसके अंदर में 1 सेकंड के अंदर में, 1 सेकंड के अंदर में कितना फेज चेंज आ रहा है। अब बताओ मेरे को कि यहां पर एक वेव थी, कितना फेज चेंज आया होगा, 2 पाई। इसके अंदर में कितना फेज चेंज आया होगा, अगेन 2 पाई। और इसके अंदर में क्या होगा, अगेन 2 पाई। तो आप देखते जा रहे हैं कि जितनी वेव मेरे पास में बनती जा रही है, जितनी मेरे पास में वेव बनी है, कितनी देर में, इन 1 सेकंड, वही तो उसका क्या है, उसी का फेज चेंज है। यानी कि आपने कहा कि भाई 2 पाई है मेरा एक फेज का, तो इसके अंदर में आपकी कितनी वेव बनी, 1 2 3, यानी 3 फ्रीक्वेंसी थी। तो फ्रीक्वेंसी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3, तो आपको मिलने वाला 6 पाई चेंज। यानी कि इस वेव का जो फेज चेंज आया है, फेज जो आया है, फेज जो हम एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं, तो उसके अंदर में कितना आएगा, 1 2 3, 3 वेव बनी। अब इसके अंदर में बताओ मेरे को कितना फेज आएगा इसका। तो यहां पर आप इसका फेज बताएंगे, भाई इसके अंदर में तो केवल एक ही साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो आपको बेसिक पता है कि एक साइकिल के अंदर में 2 पाई बनाता है, तो इसके अंदर में बनने वाला 2 पाई खाली बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वेव पर आओ, कितना फेज आया इसके अंदर में, यानी कि कितनी इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हमें 1 सेकंड का कंसीडरेशन मिले ना, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितनी उसकी फेज चेंज हुई है। ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ना, ये फेज इसका अगेन एंड अगेन चेंज होता जा रहा है। तो यहां पर आप कहेंगे कि मेरे पास में 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 4 5, और ये मेरे पास में 5.5 यहां पर इसकी टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स है। तो 5.5 आप क्या करेंगे, 2 पाई एक वेव के अंदर में होता है, तो 5.5 में आप इसको इजिली निकाल लेंगे। कितना आएगा ये, 5 to 10, यानी कि 11 पाई आपका इसका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या कि एंगुलर वेलोसिटी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, थोड़ा सा ऐसे सिंबल होता है इसका। तो इट इज गिवन एज 2 पाई एफ, याद रखना भाई इसको। ठीक है, और फिर बार बार आप इसको ये भी रिप्रेजेंट करते हुए देखेंगे कि कभी कभी हम इसको 2 पाई बाई टी के नाम से भी रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एफ आपको अभी रिलेशन बताया था कि एफ और इसके बीच में रिलेशन क्या है कि 1/t होते ही है, इनका रिलेशन यहीं तक होता है। ओके, चलो भाई इसका आप लेना चाहो स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो वेव फ्रंट को लेकर मैंने आप लोगों के साथ में बात करी थी कि वेव फ्रंट होते हैं, इनको कैसे हम डिफाइन करते हैं, और फिर हम हाइजन प्रिंसिपल के बारे में इसके साथ में डिस्कस करेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि क्या एम्पलीट्यूड होता है, ये बेसिकली ये होता है, और क्या वेवलेंथ होती है। तो एक वेव की जो लेंथ होती है उसी को हम वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड के अंदर में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स वो कंप्लीट करती है, उसको फ्रीक्वेंसी के नाम से जानेंगे। इंटेंसिटी यानी कि जो एम्पलीट्यूड आपको उसका मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है उसका जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, हमारे पास में उसकी इंटेंसिटी के नाम से जानेंगे। फिर वेलोसिटी आती है, तो वेलोसिटी का आप लोगों को बताया कि लैम्बडा इंटू में एफ कर देते हो। क्यों कर देते हो, क्योंकि रिलेशन मैंने बताया कि यहां से निकल के आता है, तो आपको उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर हमारे पास में 2 पाई एफ जो किसके रिलेटेड होता है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर जो हमारे पास में स्पीड के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो 2 पाई एफ होता है, जिसको हम 2 पाई बाई टी के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आया कि एफ के साथ में क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक फेज के एक हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, सॉरी एक जो वेव बनाती है, एक जो हमारे पास में क्रस्ट और ट्रफ बनेगा, तो उसके अंदर में कितना फेज आता है, 2 पाई का आता है। तो हमें 1 सेकंड के अंदर में निकालना होता है, तो 1 सेकंड में जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स आती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। अगर हम वही मल्टीप्लाई यहां पर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई इस कहानी को यहीं पर हम करते हैं खत्म, जो बेसिक वेव की इंट्रोडक्शन थी, वेव की टोपोलॉजी को लेकर थी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग डालेगा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट जो होते हैं, तो वेव फ्रंट का जो अभी चीजें मैंने बताई ना आप लोगों को कि जैसे मैंने आप लोगों को एक रस्सी का एग्जांपल दिया था, अब आप लोगों को और क्लैरिटी आती चली जाएगी। जो चीज मैंने यहां पर आप लोगों को समझाई है कि क्या मैं वेव फ्रंट के बारे में डिस्कस करूंगा, क्या मेरे पास में फ्रीक्वेंसी होती है, क्या एम्पलीट्यूड होता है, क्या उसकी फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो भाई देखो, मान लो मेरे पास में ये एक वेव है, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया, जो मैंने गांठ बांध रखी थी जिस पॉइंट को, ये मैंने ऐसे इस साइड में बना दिया। एक रस्सी थी, दूसरी यहां पर थी, तीसरी रस्सी यहां पर है, चौथी यहां पर है, और पांचवी ऐसे, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ जितने भी रस्सी थे मेरे पास में, सभी को मैंने ऐसे भाई अलग अलग पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर रखा है। ओके, चलो जी, ओके। अब जो मेरे पास में रहेगा, इस पर्टिकुलर वेव की मैं बात करूं, इस डायरेक्शन में जो ये रस्सी थी, इसके ऊपर में वेव कुछ ऐसे जा रही होगी, ये वेव कुछ इस डायरेक्शन में जा रही होगी। दूसरा मैं बीच की छोड़ देता हूं, केवल 4 मैं यहां पर यूज कर लेता हूं भाई, थोड़ा सा
टाइम बच जाए आप लोगों का, ये हो गई मेरे पास में वेव ऐसे जा रही होगी। यहां पर जो होगी वेव ये कुछ ऐसे मतलब जा रही होगी, यहां से मैंने यहीं से शुरुआत कर दी है, यहां पर ये वेव होगी, यहां से निकलेगी और ऐसे इसके अंदर में जा रही होगी। तो अब मेरे को ये बताओ, तो यहां पर जो वेव होती है ना, यहां पर जो वेव होती है, अगर इसके अंदर में जो डिफरेंट डिफरेंट वेव निकल रही है, अगर उनके कॉमन फेज के पॉइंट को आप मिला दोगे ना, तो वो जो बनेगा, उनको जब आप मिलाओगे तो हमारे पास में क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट कहलाता है। देखो इसकी मैं बात करता हूं, जो अभी वर्ड मैंने बोला, तो देखो मेरे को अभी बताओ आप लोग, ये वेव यहां से यहां तक गई, तो इस पॉइंट का फेज बताओ मेरे को। तो यहां पर आप कहेंगे जी एक यहां पर क्रस्ट गया, तो यहां पर तो इसका पाई फेज आ गया भाई, इसका पाई फेज आ गया ना, क्योंकि पूरा साइकिल बनेगा तो यहां तक तो 2 पाई हो जाना है। ठीक है, आगे फिर ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में 3/2 पाई हो जाएगा, फिर यहां पर हमारे पास 4 पाई हो जाएगा, ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। उसी तरह से यहां पर मैं बात करूं तो ये मेरे पास में इसका फेज रहेगा पाई, इसका 2 पाई, एक वेव पूरी कंप्लीट होती है 2 पाई, उसके अंदर में चेंज आ जाता है ना एक में, यही तो बताया था भाई मैंने, यहां से यहां तक मूव कर रहा है तो ये आ गया 180 डिग्री, और यहां से नीचे आ गया तो ये अगेन 180 डिग्री, यानी कि टोटल उसके अंदर में कितना 360 का हमारे पास में डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि एम्पलीट्यूड के वर्सेस है, तो यहां पर मैं इस फेजर को डायग्राम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, अगर अलग से बनाएंगे तो उसके अंदर में यही फेजर डायग्राम आप लोगों का बनने वाला है। तो अब मेरे को यहां पर भी पॉइंट करेंगे तो ये मेरे पास में पाई का हो गया, यहां पर भी इसका पॉइंट आप करेंगे तो ये आपके पास में पाई का हो गया। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, वेव को यहां से घुमा लेते हैं। ओके, अब यहां पर जो कॉमन फेज के आपके पॉइंट्स है ना, उन पॉइंट्स को आप आपस में मिला दो। तो यहां पर आपके पास में कॉमन फेज का कौन सा पाई है, ये पाई है, इसको मिलाओ, ये पाई है, ये पाई है, और ये वापसी यहां पर मिला दिया आप लोगों ने। अब 2 पाई वाले जो कॉमन पॉइंट है इनको मिलाओ, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, ये 2 पाई हो गया। फिर आप 3/2 पाई वाले को मिलाओ, 3/2 पाई 3/2 पाई 3/2 पाई 3/2 पाई। फिर आप 4 पाई वाले को मिलाओ, 4 पाई 4 पाई 4 पाई एंड अगेन 4 पाई, ऐसे कंटिन्यूशन से आप लोगों को क्या मिल रहा होगा, ऐसे बनाते चले जाओगे तो आप लोगों को दिख रहा है कि आप लोगों ने कॉमन पॉइंट्स को जब मिला दिया ना, जब आप लोग कॉमन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो वहां पर उसका क्या बनता है, वो उसको बोलेंगे कि वो वेव फ्रंट है। अगर मैं यहां पर खड़ा होकर देख रहा हूं तो मुझे वेव कैसे आती दिखाई देगी, यहां पर ये दिखाई देगा, फिर मेरे को वेव दिखेगा कि आगे बढ़ गई है, फिर दिखेगा वेव आगे बढ़ गई है, फिर दिखेगा वेव आगे बढ़ गई है। लेकिन आप लोग जब उसको देख रहे हैं तो आपको कैसे सर्किल टाइप में दिख रहा है। अब याद करो वो जो पानी वाला मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि आप जब यहां पर पानी को ड्रॉप करते हैं तो आपको क्या दिखते हैं, ऐसे सर्कुलर रिंग्स टाइप में बनती हुई दिखाई देती हैं। तो क्यों बन रही है, क्योंकि आप फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, और फ्रंट व्यू देखने का ये जो बनने का रीजन है वो क्या है कि वो कॉमन फेज की, क्योंकि हर पॉइंट क्या होगा, हर डायरेक्शन में क्या कर रही होगी, वेव चल रही होगी, और अगर उनके कॉमन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो आप लोगों का ऐसा वेव ऊपर उठा हुआ या नीचे उठा हुआ, नीचे दबा हुआ दिखाई देता है। तो ये हमारे पास में क्या होता है, वेव फ्रंट होता है। जब आगे की साइड में आप देख रहे हैं तो आप लोगों को खाली वेव का आगे का हिस्सा चलता हुआ आपकी तरफ में आता हुआ दिखाई देता है, तो इसी को हम जानते हैं वेव फ्रंट के नाम से। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वेव फ्रंट इज द पॉइंट जो वो हमारे पास में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पास में सेम फेज के पॉइंट्स को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भाई आप लोगों को समझ आएगा क्या मेरे पास में वेव फ्रंट होते हैं, क्या मेरे पास में फेज होती हैं। अगर फेज का कंसेप्ट आ गया ना तो फेज का ही सबसे बड़ा हमारे पास में यहां पर खेल है पूरी वेव ऑप्टिक्स के अंदर। देखो जो 3 चीजें मैंने बताई, पहला मेरे पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है उसका रोल है, दूसरा आप लोगों के पास में वेव का है, जो वेव आप लोगों के पास वेव फ्रंट का है, और तीसरा हमारे पास में जो आप लोगों को एक एग्जांपल मैंने इंटेंसिटी को लेकर दिया था a² का था, वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। फिर बाकी तो चीजें और जैसे जैसे हमारे साथ में बढ़ती चलेंगी, कुछ मैथमेटिकल हमारे पास में अप्रोच रहेंगी, उनको कैसे यूज करना है तो यहां पर आप लोगों को समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास में किसका था, जब आप लोगों ने पॉइंट के बारे में बात करी। अब डिफरेंट हमारे पास में शेप्स बन सकते हैं कि वेव फ्रंट को लेके हम डिफरेंट क्या क्या शेप्स लेकर चलते हैं और इनके बेसिस पे हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं। ओके, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब तो ये यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि क्या वेव फ्रंट होता है, क्योंकि वेव फ्रंट का मतलब ये कि कॉमन पॉइंट्स को, जो फेज के कॉमन पॉइंट्स ऐसे वेव बन रही है, कॉमन फेज के पॉइंट्स को मिला दो तो आपको यहां पर जो रिजल्ट मिलने वाला है दैट विल बी वेव फ्रंट मिलने वाला। अब मैं डिफरेंट सोर्सेज के बारे में बात करता हूं, क्योंकि ये तो मैंने पॉइंट सोर्स के बारे में बात करी। अगर मान लो मेरे पास में एक लाइन सोर्स होता तो जहां पर मेरे पास में एक जैसे ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट के अक्रॉस कैसा वेव फ्रंट बन रहा होगा। ठीक है, या फिर मैं बात करूं कोई मेरे पास में प्लेन आ रहा होगा तो उसके अक्रॉस कैसा बन रहा होगा। तो ये मान लो मेरे पास में एक वायर है भाई, यहां पर वायर मतलब ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट के अक्रॉस क्या करेगा, यहां पर भी वेव बहुत सारी जा रही होंगी। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो ये एक सिलेंड्रिकल टाइप में इसके पास में क्या बना रहा होगा, एक वेव फ्रंट बना रहा होगा। पहले ये छोटा सा यहां पर बना होगा ऐसे, फिर ये क्या करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे,
फिर और बढ़ेगा, यहां पर आप लोगों को दिखता हुआ ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आप लोगों को जब वेव देखेंगे तो वेव चल रही होगी इस डायरेक्शन में, यानी कि आप इस डायरेक्शन में खड़े हैं, लेकिन वेव फ्रंट जो है वो क्या बन रहे हैं, बाहर की साइड में ऐसे बनते हुए जा रहे हैं। तो आपका जो पॉइंट होगा, यानी कि रे ऑफ, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, जो रे की डायरेक्शन होती है और जो वेव फ्रंट होता है, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जब आप वेव फ्रंट देखेंगे उसके अंदर में, जैसे पिछले की मैंने बात करी थी, तो वेव इस डायरेक्शन में मूव करेगी और यहां पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करके देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट के, तो ये जो एंगल बना रहा होगा वो मेरे पास में 90 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा होगा। यानी कि वेव की प्रोपगेशन ये है, और जो वेव फ्रंट बन रहा होगा उनके बीच में उसके साथ में जो एंगल बनने वाला है वो हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट इसके अंदर में सोर्सेज की बात कर लेता हूं। तो नेक्स्ट सोर्स के अंदर में मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक आएगा, इसी के बेसिस के अंदर में हम किस किस को डिफाइन कर सकते हैं, इसके बेसिस के ऊपर में हम जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़े थे, रिफ्रैक्शन पढ़े थे, ठीक है, कॉनकेव मिरर के अंदर में पढ़े थे या कॉन्वेक्स मिरर के अंदर में पढ़े थे, वो सारी चीजें यहां से डिफाइन हो सकते हैं वेव नेचर के थ्रू। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि वो उसमें पूरा हमारे पास में कंस्ट्रक्शन होता है। जो यहां पर समझाने वाला नेक्स्ट टॉपिक वो है भाई हमारे पास में हाइगन प्रिंसिपल को, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था अपने कॉलेज टाइम के अंदर में, जो कि कभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है ना, यही सही बोल रहा हूं ना मैं, कि कभी भी समझ में नहीं आया। चलो आज क्यों नहीं आता समझ में, आज देखते हैं। आज तो दौड़कर समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक समझ लिया कि क्या आपके पास में फेज होती है। अगर फेज का आप लोगों ने समझ लिया तो आगे तो बस कहानी बची है, अब कुछ नहीं बचा है वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, चलिए इसके मैं बात करता हूं। तो मैं जो भी हमारे पास में कंसिडरेशन में लेके चलेंगे वो हमारे पास में एक पॉइंट सोर्स के रूप में बात करूंगा। तो पॉइंट सोर्स का आपको सबको अभी पता चल गया कि इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा। यानी कि हाइगन ने कहा था कि भाई मेरे पास में अगर एक सोर्स है, पहला प्रिंसिपल उसका बात कर रहा हूं मैं, हाइगन ने कहा था कि एक कोई भी सोर्स आपके पास में लाइट का सोर्स है, यानी कि कोई भी पॉइंट सोर्स आप लोगों के पास में, एक ट्यूबलाइट रखी, एक बल्ब रखा और यहां पर रख दिया आप लोगों ने, तो उसका जो वेव फ्रंट पहला जो बनेगा उसके चारों तरफ में एक वेव फ्रंट बनता है ऐसे। ये तो भाई आप लोगों को समझ में आई पहली चीज कि उसके चारों तरफ हमें एक वेव फ्रंट बना। चलो भाई पहला तो बन गया, दूसरा कहां से बनेगा, कहानी तो यहां से शुरू होती है ना, कि पहला तो चलो आप लोगों ने बना दिया, तो फिर आगे मूव करते हुए कैसे चल रही है भाई, वो तो समझाओ मेरे को। बिल्कुल भाई, उसको यहां पर समझाने के लिए तो खड़े हैं आप लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो वेव फ्रंट बना है ना, ये सेंटर में मान लेना यार थोड़ा सा इसको, चलो सेंटर में कर देते हैं इसको, ये मेरे पास में सेंटर में इसका सोर्स है भाई। ठीक है, तो ये मेरे पास में जो वेव फ्रंट बना है ना, तो उसने कहा कि भाई जो मेरे पास में प्राइमरी, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, जो भी मेरे पास में प्राइमरी वेव फ्रंट बना है ना, तो इसके अंदर में ईच एंड एवरी पॉइंट बिहेव लाइक ए न्यू सोर्स। ठीक है ना, यहां पर हम बात करें कि ये मेरे पास में वेव फ्रंट बना है, इसके पास में भी बने हैं, मैं थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए चीजें ज्यादा आपस में गुपचुप ना हो जाए इसके अंदर में, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा बाहर बना दिया इसके अंदर। चलिए, तो इसने कहा कि भाई जो भी मेरे पास में जो भी इसका वेव फ्रंट बना है, तो उसके अंदर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, उनको भी मैं अलग अलग थोड़ी दूरी के ऊपर में दिखा रहा हूं। ओके, तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये एक अपने आप में एक नए सोर्स के रूप में काम करेंगे, जिसके अंदर में पॉइंट टू बी नोटेड, जिसके अंदर में जो सोर्स अपनी लाइट एमिट कर रहा है उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। अब वेवलेंथ को मैंने भैया आसमान से लेके आया और यहां पे रख दिया वेवलेंथ को, समझ आए वेवलेंथ क्या होती है, आ गया होगा। अभी तक इतनी कहानी जो हमने सुनाई है, वेवलेंथ आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। और जिसके अंदर में इक्वल फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, और तीसरा उसकी वेलोसिटी। तो ये तीन सफिशिएंट कंडीशन हमें बोलता है कि हाइगन ये कहता है कि जो सोर्स है वो अपना एक वेव फ्रंट बनाएगा, और वेव फ्रंट में ईच एंड एवरी पॉइंट्स अपने आप एक नया सोर्स बन जाएगा, और वो जो सोर्स बनेगा उसकी भी जो हमारे पास में तीन क्वांटिटी है, कौन सी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी, वो भी वहां पर सेम रहेंगी। अगर ये चेंज हो गए ना तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा जो हमने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को यहां पर समझ में आना चाहिए कि हाइगन ने कहा कि जो मेरे पास में वेव फ्रंट बना है उसके अंदर में ईच एंड एवरी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक नए सोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जिस सोर्स की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी वो सारी यहां पर सेम रहने वाली है। चलो जी, पहली बात हो गई हमारे पास में, बहुत अच्छी बात। अब उन्होंने कहा कि दूसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा कि ये जो मेरे पास में होंगे ये अपना एक नया वेव फ्रंट और डिजाइन कर लेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड यहां पर कि ये भाई अब नया हमारे पास में क्या होंगे, सेकंड पोस्टुलेट उन्होंने कहा कि ये भाई ठीक हमारे पास में प्राइमरी हमारे पास में सोर्स थे, ये क्या करेंगे, अपना एक नया सोर्स डेवलप कर लेंगे। ये अपनी तरफ में वेव फ्रंट बनाएगा, ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा, ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा, और ये मेरे पास में पॉइंट है, ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा। ऐसे क्या होंगे हमारे पास में इनफाइनाइट जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी अपना वेव फ्रंट बना लेंगे। समझ में आया कि वेव फ्रंट क्यों बन रहे हैं इसके अंदर में। ठीक है, तो इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, जो अपना खुद बना रहे हैं, इन्हीं को हम जानते हैं किस नाम से, वेवलेट के नाम से जानते हैं।
इनको किस नाम से जानेंगे भाई? वेवलेट के नाम से जानेंगे, ठीक है। और इन्हीं वेवलेट्स को, इन वेवलेट्स को जो हमारे पास में बनी है, इनके अगर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए, कॉमन टेंजेंट का मतलब इनको ऐसे छूते हुए बाहर की साइड से, ऐसे बाहर की साइड से ऐसे हम इसके अंदर में जोड़ दें, तो ये हमारे पास में क्या बन गया भाई? इसका एक नया वेव फ्रंट बन गया। भाई क्यों बनाइए? क्योंकि हर पॉइंट ने क्या किया? अपना एक नया वेव फ्रंट डिजाइन किया। और तीसरा हाइगन ने कहा कि भाई ये जो वेवलेट्स बन गए ना, इसको आप लोगों ने क्या किया? इनको मिला दिया आपस में। तो मिलाने के बाद में कॉमन टेंजेंट के थ्रू तो एक नया वेव फ्रंट बन गया, बिल्कुल बन गया। अब फिर दोबारा हमारे आइगन के पहले प्रिंसिपल पर जाओ कि भाई जो भी हमारे पास में वेव फ्रंट बना है उसके ऊपर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, सभी क्या बना रहे होंगे? अपना एक प्राइमरी सोर्स बना रहे होंगे। प्राइमरी सोर्स बन रहे हैं तो वो अपने आप में एक नया वेव फ्रंट यानी कि वेवलेट्स बना रहे होंगे। और वेवलेट जो इनको नाम दिया गया, इनको आपस में मिलाओगे आप लोग, तो आप लोग को क्या मिलने वाला है? यहां से अगेन एक वेव फ्रंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगेन एक वेव फ्रंट मिल जाएगा, इसका सोर्स काम करेगा और यहां पर ऐसे सोर्स काम करेगा। और वेव आप लोग को कैसे दिखेगी? कि वेव आप लोग के पास में यहां पर खड़े हुए भाई आप लोग, ठीक है, बड़ी बड़ी आंखें लेकर, और यहां पर आप लोग को क्या दिख रही होगी? ये वेव जो है आपकी तरफ में मूव करते हुए दिखाई देगी। ये समझ आया क्यों? क्योंकि पहले सोर्स ने एक वेवलेट बनाया, ये एक पहला प्राइमरी हमारा वेव फ्रंट बना, और प्राइमरी वेव फ्रंट के अंदर में ईच एंड एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट ए न्यू वेव सोर्स के रूप में काम करेगा, न्यू सोर्स के रूप में काम करेगा। तो न्यू सोर्स के रूप में काम करेगा तो वो अपना क्या करेगा? एक वेवलेट डिजाइन कर लेगा। और वेवलेट जो हमारे पास में इन सभी पॉइंट्स को हम जोड़ते हुए चलेंगे तो हमें दिखेगा कि हमारे पास में सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया, ठीक है। और इसमें जो अगला आएगा, अगले की सोर्स जो होगा, ये अगला जो वेव फ्रंट है, इसके अंदर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो ये भी अपने आप में क्या होंगे? एक प्राइमरी सोर्स के, एक अलग से सोर्स से न्यू सोर्स के रूप में काम करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी तीनों यहां पर भी हमारे पास में क्या रहने वाली है? सेम रहेंगी। यही हमारे पास में प्रोसीजर चलते रहेंगे। तो यही तीन हाइगन के जो हमारे पास में प्रिंसिपल थे, जिनका जो आप स्कूल टाइम पे बिल्कुल एक हवा बना के दिमाग में रखते थे नहीं, पता नहीं क्या है हाइगन प्रिंसिपल। अब समझ आया क्या होता है हमारे पास में हाइगन प्रिंसिपल? तो ये सारी चीजें चलती कहां से? ये सारी चीजें भाई जब आप बेस पढ़ लेते हो ना, तो तभी आप लोगों को चीजें समझ में आने शुरू होती हैं। तो ये मेरा बेसिक आज आप लोगों को जो समझाने का था, वो आप लोगों को इसके बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में डिफाइन करना था कि क्या मेरे पास में इनके प्रिंसिपल्स होते हैं, कैसे आप लोग इसके बेसिक्स के ऊपर में डिजाइन करते हैं कि क्या वेव फ्रंट होगा, क्या हमारे पास में फ्रीक्वेंसी होगी, क्या वेवलेंथ होगी। तो ये अगर आप लोग को क्लियर हो गया है तो हम इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है उसके अंदर में हम डिस्कस करेंगे, इसको आगे लेकर चलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लेकर चलेंगे। फिर हम बात करेंगे कि क्या हमारे पास में कंसिस्टेंट जो सोर्सेज होते हैं, क्या हमारे पास में कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, क्या नॉन कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, कैसे आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे, कैसे आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे, सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में पढ़ेंगे। और इन सारों का जो न्यू बनने वाला है ना, वो सारे के सारे हमारे पास में इस वेव फ्रंट को लेकर हम वहां पर डिस्कस करेंगे। वेव फ्रंट अगर आप लोग को यहां पर आ गया ना, तो वहां पर मेरे लिए चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी आप लोग को समझाना कि इसका वहां पर क्या रोल रहा होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर में मैं जो पहले एक चीज मैंने आप लोगों को बात करी थी ना, पहले जो हमने क्वेश्चन दिया उसको यहां पर मैं आंसर दे देता हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास में ये, अगर आप लोग इस रूम के अंदर में बैठे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में, तो न्यूटन ने क्या कहा था कि भाई लाइट हमेशा क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो भाई यहां पर हमें दिखाई कैसे देता है? तो उन्होंने कहा कि भाई ये लाइट ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और ऐसे आप लोगों को क्या दिखाई देती कि इंटरनल रिफ्लेक्शन जो इसके अंदर में चल रहे हैं, जो हमारे पास में रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, उसके कारण में हम इस पॉइंट पर बैठकर सारी चीजों को इजिली देख सकते हैं। ओके, दूसरा मेरे पास में जो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये अगर मान लो लाइट इसके अंदर में है, और लाइट जब वेव ऑप्टिक्स के थ्रू हम इसको डिफाइन करेंगे, तो वेव ऑप्टिक्स क्या कहती है कि भाई मेरे पास में ये रे है, यहां पर एंटर किया वेव, ठीक है। जो वेव एंटर कर रही है तो उसका क्या कर रहा होगा? बेसिकली उसका वेव फ्रंट एंटर कर रहा होगा। तो वेव फ्रंट यहां पर एंटर किया, तो वेव फ्रंट एंटर करेगा तो आप लोगों को पता है कि ईच एंड एवरी सोर्स बिहेव एज ए न्यू सोर्स, ठीक है। जो भी नया सोर्स बनेगा वो हमारे पास में इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट बनेगा। तो वेव ऐसे क्या कर रही है? फ्रंट के रूप में चल रही होगी। अब इस पॉइंट पर आप लोग कर दो एक और रूम, यहां पर अटैच कर दो, यहां पर आप लोगों ने जोड़ दिया, भाई एक नया रूम आप लोगों ने बना दिया। तो अब इस रूम के अंदर में कैसे जाएगी? ये जो यहां पर वेव पहुंची होगी, ये अपना एक नया सोर्स के रूप में काम करेगी, और ये सेम अपना वेव फ्रंट बनाएगी, और ये अपना वेव फ्रंट बनाएगी। ऐसे कितने भी आप रूम जोड़ते चले जाओ तो वेव अपने वेव फ्रंट के रूप में आगे चलते हुए आप लोगों को दिखाई देगी।